नमस्कार, सत्य हिंदी के खास कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन। बात करेंगे आज की बड़ी खबरों पर, लेकिन पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सांसदों के निलंबन को लेकर संसद में घमासान, विपक्ष सरकार अड़े। भारत में ओमिक्रॉन का कोई मामला नहीं, केजरीवाल बोले उड़ानें बंद हों। पुलिस पर आरोप, सवर्णों को बचाने के लिए दलितों को फंसा रही। ट्विटर के सीईओ बनते ही विवादों में क्यों घिरे पराग अग्रवाल। बिहार विधानसभा परिसर में मिली शराब की खाली बोतलें, शराबबंदी फेल। बढ़ते हैं अपनी पहली खबर की ओर, जो आज संसद के दोनों सदनों में जो हंगामा हुआ है, उस हंगामे की जो वजह है वो है 12 सांसदों का निलंबन। राज्यसभा के 12 सांसदों को निलंबित किया गया है और इसके पीछे जो वजह बताई गई है वो उनका खराब व्यवहार बताया गया है। और पिछले सत्र में, यानी कि संसद के मॉनसून सत्र में सांसदों के बीच में और मार्शल्स के बीच में धक्का मुक्की हुई थी और उस धक्का मुक्की के बाद काफी विवाद उस वक्त हुआ था, काफी घमासान हुआ था। और इस बार जब संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो सरकार ने पहले ही दिन 12 सांसदों को निलंबित कर दिया। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना और वाम दलों के कुछ सांसद भी हैं। इसको लेकर आज विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया। सुबह एक बैठक की, इसमें कई विपक्षी दलों के सांसद मौजूद रहे और दिन में संसद परिसर में जोरदार प्रदर्शन भी किया, तमाम तरह की नारेबाजी की और सांसदों का निलंबन वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि हम आखिर किस बात की माफी मांगे, क्या हमें संसद में जनता की बात उठाने की माफी मांगनी चाहिए? बिल्कुल हम लोग माफी नहीं मांगेंगे। और उनका ये जो माफी मांगने वाला जो ट्वीट है वो इसलिए आया क्योंकि सरकार की ओर से कहा गया है कि ये जो सांसद हैं, अगर ये अपने खराब व्यवहार के लिए, जो सरकार ने बताया है कि इनका जो खराब व्यवहार था उसके लिए अगर ये माफी मांग लेंगे तो सरकार इस मामले को बंद कर सकती है। राज्यसभा में भी इसे लेकर खासा हंगामा आज हुआ और लोकसभा में भी कामकाज खासा बाधित रहा। राज्यसभा में तो विपक्ष ने वॉकआउट भी किया और जो कामकाज था वो उसे दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। तो सांसदों के निलंबन का जो मुद्दा है उसे जिस तरीके से पहले दिन सरकार ने किया और दूसरे दिन विपक्ष ने इसे जोर शोर से उठाया, उससे इस बात का पता चलता है कि जिस तरह से मॉनसून का सत्र संसद का काफी हंगामेदार रहा था और शोरगुल बहुत हुआ था उस सत्र में, विपक्षी दलों ने, खासकर कांग्रेस ने कृषि कानूनों के मसलों को लेकर, पेगासस जासूसी मामले को लेकर, महंगाई बेरोजगारी के मसलों को लेकर मोदी सरकार को घेरा था। वैसे ही इस बार 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर जो शीतकालीन सत्र है ये काफी हंगामेदार हो सकता है। इस बात की पूरी संभावना अभी तक दिख रही है। अब बढ़ेंगे हम अपनी दूसरी खबर की ओर, जो कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से जुड़ी। आप जानते हैं टीवी, सोशल मीडिया, अखबारों के जरिए कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर दुनिया के कई देशों में दहशत है। दुनिया के कई देशों में इसके मामले मिले हैं। हालांकि भारत सरकार ने आज ये कहा है कि भारत में अभी तक इसका कोई मामला सामने आया नहीं है और सरकार जो है वो हालात पर पूरी तरह बारीक नजर रख रही है। अभी तक ये वेरिएंट कम से कम 13 देशों में, दुनिया के 13 देशों में आ गया है और विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO ने एक दिन पहले ही, यानी कि सोमवार को कल सख्त चेतावनी दी थी और कहा था कि यह वेरिएंट बहुत खतरनाक साबित हो सकता है और इसके फैलने के, ये फैल सकता है, इंटरनेशनली स्प्रेड कर सकता है दुनिया के कई देशों में और इसके फैलने के गंभीर परिणाम भी हो सकते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी सरकार से इस बात की मांग कर चुके हैं कि जिन देशों में वेरिएंट मिल रहा है उन देशों से आने वाली उड़ानों पर तुरंत तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाए। अरविंद केजरीवाल ने आज भी इस बात को कहा है
कि ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आने वाली उड़ानों को तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। उनका यह कहना है कि हमने पहली वेव के दौरान भी विदेशी उड़ानें रोकने में देरी कर दी थी। अधिकतर विदेशी उड़ानें दिल्ली में आती हैं और इस वजह से दिल्ली ज्यादा प्रभावित होती है। तो ओमिक्रॉन को लेकर काफी दहशत दुनिया के कई देशों में है और कोरोना को लेकर चाहे आप यूरोप के देश देखें, वहां भी हालात लगातार खराब हुए हैं। भारत में इसको लेकर तमाम तरह के अलर्ट्स सरकार ने जारी किए हैं, केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को और केंद्र शासित प्रदेशों को, लेकिन बहुत ही सख्ती इस मामले में दिखाई जाने की जरूरत है क्योंकि इस वेरिएंट को बहुत ज्यादा खतरनाक अभी तक बताया जा रहा है। अब बढ़ेंगे हम अपनी तीसरी खबर की ओर, जो प्रयागराज में दलित परिवार की हत्या के से जुड़ी हुई है। इस मामले में पुलिस पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज के फाफामऊ थाना क्षेत्र में बीते गुरुवार की यह घटना है। यहां पर एक दलित परिवार की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में जो दलित परिवार था जिसकी हत्या कर दी गई, इनके जो परिजन थे उनका यह कहना था कि पड़ोसी एक दबंग परिवार था और वो दबंग परिवार एक जमीन विवाद के मामले में लगातार परेशान कर रहा था। पुलिस इनकी सुनवाई नहीं कर रही थी और उसका यह कहना था कि इस घटना को अंजाम इन लोगों ने दिया है। इसके बाद इसमें कई लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन जो इसमें ताजा खबर है वो यही है कि इसमें सवर्ण समुदाय के लोग थे जिनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको पुलिस ने रिहा कर दिया है, जबकि एक दलित युवक पवन सरोज जिसका नाम था, उसकी पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, उसको हिरासत में भेज दिया है और 2 और दलित समुदाय के लोगों को गिरफ्तार पुलिस ने इस मामले में किया है। पुलिस का यह कहना है कि पवन सरोज जो है वो इस परिवार की, दलित परिवार जिसकी हत्या हुई, वहां पर जो लड़की थी उसको मैसेज करता था, उसको परेशान करता था और वो लड़की इस लड़के को नजरअंदाज कर रही थी लगातार। और जो ये मृतक परिवार है, दलित परिवार, इसके परिजनों का यह कहना है कि पुलिस जो है वो सवर्ण समुदाय के लोगों को बचा रही है और उनका सवाल उन्होंने पूछा है कि एक लड़का कैसे एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर सकता है और अगर बाकी लोग भी वारदात में शामिल हैं तो वो लोग कौन हैं और वो कहां हैं। पवन सरोज जिसको पुलिस ने हिरासत में भेजा है वो दलित समुदाय का ही है। उसकी बड़ी बहन का ये कहना है कि उसके भाई को दलित और गरीब होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है और उनका ये भी कहना है कि घटना वाले दिन उनका भाई घर पर था। उन्होंने ये कहा है कि सवर्ण समुदाय के लोगों को बचाने के लिए पुलिस उसके भाई को बलि का बकरा बना रही है। तो ये पुलिस पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी इसे लेकर खासा माहौल गर्म है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा पीड़ित परिवार के पास पहुंची थी, उनके परिजनों से मिली थी और उन्होंने भी इस बात को कहा था कि जो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस का लगातार ये कहना है, तमाम विपक्षी दलों का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में दलित समुदाय पर लगातार अत्याचार की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। तो पुलिस ने पवन सरोज को सामने लाकर यह कहा था कि पवन सरोज इस मृतक परिवार की लड़की को मैसेज किया करता था और उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन पवन सरोज के परिवार का साफ ये कहना है कि सवर्ण समुदाय के लोगों को बचाने के लिए पुलिस उनके भाई को बलि का बकरा बना रही है, इसलिए पुलिस पर तमाम तरह के गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब हम बढ़ेंगे अपनी चौथी खबर की ओर। पराग अग्रवाल, इनका नाम आज काफी चर्चा में है, ट्रेंडिंग में है। ये ट्विटर के नए सीईओ बने हैं और ये मूल रूप से पराग अग्रवाल भारतीय हैं, भारतीय मूल के इंजीनियर हैं। लेकिन जैसे ही ये सीईओ बने और इनको बधाइयों का सिलसिला शुरू हुआ, इसके बाद ये अचानक विवादों में घिर गए। विवाद किस बात का है? विवाद इस बात का है कि ये इनका एक पुराना ट्वीट आज बहुत वायरल हुआ और उस ट्वीट को लेकर इनकी आलोचना हुई। हालांकि ये ट्वीट काफी पुराना है, 26 अक्टूबर 2010 का ये ट्वीट है। इसमें उन्होंने उनका जो एक ट्वीट था, इसमें यह लिखा गया था कि अगर वो मुसलमान और चरमपंथियों के बीच अंतर नहीं करने वाले हैं तो फिर मुझे गोरे लोगों और नस्लवादियों में अंतर क्यों करना चाहिए। ये साफ करते हैं कि पराग अग्रवाल उस वक्त ट्विटर में नहीं थे। हालांकि पराग अग्रवाल का ये साफ कहना है, उन्होंने सफाई दी है कि ये बात कॉमेडियन आसिफ मांडवी ने डेली शो के दौरान कही थी, जिसे उन्होंने ट्वीट किया था और इस कार्यक्रम में कई कॉमेडियनों ने भी भाग लिया था और इसमें काले लोगों के
अधिकारों के, उनके हकों के बारे में बात हो रही थी। लेकिन इस ट्वीट पर तमाम तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं। अमेरिका में सीनेटर और रिपब्लिकन पार्टी की नेता माशा ब्लैकबर्न ने इस ट्वीट को रीट्वीट करते हुए लिखा है कि ट्विटर के नए सीईओ ने धर्म को पिरामिड स्कीम बताया है। ये वो है जो आपकी बात को ऑनलाइन नियंत्रित करने जा रहे हैं। अमेरिकी पत्रकार क्ले ट्रेविस ने कहा है ट्वीट करके कि ये है ट्विटर के नए सीईओ। जैक डोजे के जाने के बाद यहां पर चीजें और खराब होने जा रही हैं। पराग के बारे में आपको बता दें कि ये आईआईटी मुंबई से कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर चुके हैं और उसके बाद वो अमेरिका चले गए थे। उन्होंने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से पीएचडी की है। इससे पहले ये माइक्रोसॉफ्ट और याहू के साथ भी काम कर चुके हैं। पराग को बहुत अहम जिम्मेदारी मिली है और इसको लेकर भारत में भी काफी खुशी का माहौल है। लेकिन उनका जो ट्वीट था उसको लेकर काफी आलोचना आज ट्विटर पर तमाम तरह के रिएक्शन देखने को मिले और कंट्रोवर्सी शुरू हो। अब बढ़ेंगे अपनी अंतिम खबर की ओर, जो है बिहार से। बिहार के विधानसभा परिसर में शराब की खाली बोतलें मिली हैं और ये खबर बिहार के लिहाज से इसलिए बड़ी है क्योंकि बिहार में शराबबंदी लागू है और शराबबंदी लागू होने के बावजूद बिहार में तमाम जगहों से ये खबरें आती रही हैं कि शराब की तस्करी वहां पर होती है। बीते कुछ वक्त में गोपालगंज, बेतिया, नवादा आदि और तमाम इलाकों में जहरीली शराब से मौतें होने की खबरें आई हैं और इसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आलोचना भी होती रही है। वो घिरते रहे हैं न सिर्फ विपक्ष से बल्कि अपनी उनकी सरकार में जो सहयोगी दल है वो भी शराबबंदी को लेकर तमाम तरह के सवाल उठाते रहे। अब जब बिहार विधानसभा परिसर में ये शराब की खाली बोतलें मिली हैं तो उसके बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव हमलावर हैं और उन्होंने इस बात को कहा है कि इन बोतलों के मिलने से ये साफ पता चलता है कि शराबबंदी नाकाम है। उनका सवाल ये है कि ये बोतलें आखिर आई कहां से और उनका ये कहना है, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री को इस्तीफा भी देना चाहिए और बिहार की जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। इसको लेकर सवाल जो खड़ा होता है वो अहम सवाल यही खड़ा होता है कि क्या बिहार में शराबबंदी का नारा जिसको लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी पॉपुलर, प्रचलित हुए थे, लोकप्रिय हुए थे, वो शराबबंदी का नारा, वो शराबबंदी जो उनकी अहम घोषणा थी उनके एजेंडे की, क्या वो फेल हो गई है? क्योंकि लगातार जैसा मैंने कहा कि तमाम इलाकों से इस तरह की खबरें आती रही हैं कि जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काफी आलोचना भी इसको लेके हुई है। नवादा, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सिवान, बेतिया, गोपालगंज, रोहतास जिलों में शराब पीने से इस साल अब तक 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। नीतीश के सरकार में जो सहयोगी हैं, जीतन राम मांझी भी शिकायत इस बात को लेकर कर चुके हैं कि शराबबंदी को लेकर कमजोर तबके के लोग पकड़े जाते हैं। और जो आम चर्चा है, किसी आप बिहार के शख्स से बात करें तो वो आम चर्चा में आपको इस बात को बताएगा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम मात्र की है और शराब, जिसको भी शराब चाहिए उसको आसानी से ये मिल जाती है। और इसके पीछे बताया जाता है कि भ्रष्ट अफसरों का, पुलिस का एक बहुत बड़ा तंत्र है जो इस पूरे काम में लगा हुआ है, इस गोरख धंधे में लगा हुआ है और इसके जरिए मोटी कमाई कर रहा है। तो ऐसे में निश्चित रूप से सवाल जरूर खड़े होते हैं कि शराबबंदी का जो वादा है, जो नीति है सरकार की, वो क्या पूरी तरह फेल हो गई है? और नीतीश कुमार ही शराबबंदी की मुहिम को सफल बनाने के लिए कई बार लोगों से अपील कर चुके हैं, लेकिन जिस तरीके से शराब मिल रही है और जिस तरीके से लोगों की जान जा रही है उससे साफ इस बात का पता चलता है कि ये मुहिम कारगर साबित नहीं हुई। ये थी आज की बड़ी खबरें। सुनिए सच के कार्यक्रम में और तमाम बड़ी खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार, धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।